श्रोतों की इस गहन विश्लेषण में स्वागत है। आज का हमारा विषय बहुत ही खास है। हम इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और विशेष रूप से हमारा फोकस प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के काम करने के तरीके और उनकी शक्तियों पर रहेगा। हाँ, और जो स्रोत हमारे पास हैं वो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, आर्टिकल्स और नियमों का एक पूरा खजाना है। सही कहा आपने। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वालों के लिए तो ये एकदम सटीक रिवीजन है। तो आज हम ये वादा करते हैं कि इस विश्लेषण में एक भी तथ्य या एक भी पंक्ति को छोड़ा नहीं जाएगा। हम हर एक सवाल को कवर करेंगे। ओके, लेट्स अनपैक दिस। हम रोजमर्रा की खबरों में कैबिनेट और पीएम जैसे शब्द सुनते हैं, राइट? हाँ, अक्सर सुनते हैं। लेकिन आज हम इसके स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल नियमों को डिकोड करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे स्रोत के पहले प्रश्न से। पूछा गया है कि कैबिनेट में कौन शामिल होता है। ऑप्शंस हैं मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक, मिनिस्टर ऑफ स्टेट लेवल, कैबिनेट मिनिस्टर एंड स्टेट मिनिस्टर, और एक ऑप्शन है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देखिए, इसका सही उत्तर सिर्फ ऑप्शन ए है, यानी मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक। सिर्फ कैबिनेट रैंक वाले। हाँ, स्पष्टीकरण भी यही कहता है कि सीधी एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन, जिसका सीधा मतलब है कि केवल मिनिस्टर्स विद कैबिनेट रैंक ही कैबिनेट का असल हिस्सा होते हैं, बाकी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है। मतलब कैबिनेट एक बहुत छोटा और एक्सक्लूसिव ग्रुप है। बिल्कुल। अच्छा, अब अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पूछा है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक्चुअल या एग्जीक्यूटिव पावर कौन एक्सरसाइज करता है। ऑप्शंस है पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या ब्यूरोक्रेसी। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, यानी प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट नहीं। स्पष्टीकरण में साफ बताया गया है कि रियल एग्जीक्यूटिव पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, और ये प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 75 में मौजूद है। वाओ, तो कागजों पर भले ही नाम किसी और का हो, ताकत पीएम के पास है। वही तो, और यही बात अगले प्रश्न में बहुत अच्छे से समझाई गई है। हाँ, अगला प्रश्न दो स्टेटमेंट्स को कंसिडर करने को कहता है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिजनेस के मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन के लिए और मिनिस्टर्स के बीच एलोकेशन के लिए रूल्स बनाएंगे। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? दूसरा स्टेटमेंट है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस प्राइम मिनिस्टर के नाम पर लिए जाएंगे। राइट। अब ऑप्शंस में से सही उत्तर सिर्फ ऑप्शन ए है, यानी वन ओनली। पहला स्टेटमेंट सही है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि स्पष्टीकरण के अनुसार आर्टिकल 77 क्लॉज 1 साफ कहता है कि सभी एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पर लिए जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर के नाम पर नहीं। ओह, अच्छा। हाँ, इसलिए स्टेटमेंट 2 गलत है, और आर्टिकल 77 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट रूल्स बनाएंगे फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस और मिनिस्टर्स के बीच एलोकेशन के लिए। मतलब मैं एक कॉर्पोरेट एनालॉजी दूं तो प्रेसिडेंट एक कंपनी के बोर्ड चेयरमैन की तरह है। बिल्कुल, एकदम सही। जिनके नाम पर सब कुछ होता है, सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर उस कंपनी के सीईओ हैं जो असल में एक्चुअल पावर एक्सरसाइज करते हैं। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है समझने के लिए, है ना? हाँ। अच्छा, अगले प्रश्न पर आते हैं। यदि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट को बिलोंग करते हैं तो क्या होगा? ऑप्शंस क्या दिए हैं? ऑप्शंस है कि ही विल नॉट बी एबल टू वोट इन हिज फेवर इन द इवेंट ऑफ अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। दूसरा कि वो लोअर हाउस में बजट पर नहीं बोल पाएंगे। तीसरा कि वो सिर्फ अपर हाउस में स्टेटमेंट दे सकते हैं। और चौथा कि उन्हें 6 महीने में लोअर हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। देखिए, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। He will not be able to vote in his favor in the event of a no confidence motion. एकदम सही। स्पष्टीकरण में साफ लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर या कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर उस हाउस में बोल और वोट कर सकता है जिसका वो मेंबर है। अच्छा। जहां वो मेंबर नहीं है वहां वो बोल तो सकता है, पर वोट करने का राइट उसे नहीं होता। इसलिए अपर हाउस का पीएम नो कॉन्फिडेंस मोशन में अपने फेवर में वोट नहीं कर सकता। Here's where it gets really interesting. मुझे तो ये सोचकर ही हैरानी हो रही है कि देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपनी ही सरकार बचाने के लिए निचले सदन में वोट नहीं डाल सकता। हाँ, सुनने में अजीब लगता है, पर संवैधानिक नियम यही है। चलिए, अगला प्रश्न पूछता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अपॉइंटमेंट और डिस्क्वालिफिकेशन को डिस्क्राइब करता है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 70, 72, 74 या 75। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है, आर्टिकल 75। और इसके क्लॉजेस क्या कहते हैं? स्पष्टीकरण के अनुसार आर्टिकल 75 क्लॉज 1 स्टेट्स की प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और अदर मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट करेंगे। सिर्फ एडवाइस पर? हाँ,
और आर्टिकल 75 क्लॉज 2 स्टेट्स कि मिनिस्टर्स अपना ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होल्ड करेंगे। मतलब प्रेसिडेंट की मर्जी तक। तकनीकी रूप से हाँ, पर असलियत में वो पीएम की मर्जी होती है। राइट। अगला प्रश्न है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनरली किसके मेंबर होते हैं? नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा या मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, मेंबर ऑफ लोकसभा। जनरली हाँ, स्पष्टीकरण बताता है कि ये जनरली लोकसभा के मेंबर होते हैं, पर ये कंपलसरी या रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मतलब राज्यसभा से भी हो सकते हैं। बिल्कुल, वो राज्यसभा के मेंबर भी हो सकते हैं। जैसे स्पष्टीकरण में दिया है कि इंदिरा गांधी पहली पीएम थी जो अपॉइंटमेंट के टाइम राज्यसभा की मेंबर थी। ओह, सच में? हाँ, पर बाद में वो लोकसभा की मेंबर बन गई। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। पूछा है कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। स्पष्टीकरण ये कंफर्म करता है कि CSIR के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और अगले प्रश्न में पूछा है कि नेशनल डिफेंस कमेटी का हेड कौन है? ऑप्शंस हैं होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट। इसका भी सही उत्तर ऑप्शन बी, प्राइम मिनिस्टर है। स्पष्टीकरण भी यही स्टेट करता है। ये कुछ पद हैं जो बाय डिफॉल्ट पीएम के पास आते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट के समय की कंडीशंस पर है। ऑप्शंस में पूछा गया है कि क्या उन्हें पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी है? और इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। मतलब जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। स्पष्टीकरण कहता है कि आर्टिकल 75 क्लॉज 5 के अनुसार जो पर्सन किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है वो मिनिस्टर बन सकता है। पर हमेशा के लिए तो नहीं? नहीं, 6 महीने से ज्यादा नहीं, अनलेस ही सिक्योर्स अ सीट इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय इलेक्शन और बाय नॉमिनेशन। और मजे की बात यह है कि ये प्रोविजंस प्राइम मिनिस्टर पर भी अप्लाई होते हैं। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आखिर ऐसा नियम क्यों बनाया गया? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए देता है ताकि किसी आपात स्थिति में किसी योग्य व्यक्ति को बिना चुनाव लड़े भी नेतृत्व सौंपा जा सके। मतलब अगर कोई एक्सपर्ट चाहिए तुरंत तो उसे ले आए। बिल्कुल, बस उसे 6 महीने में अपना बहुमत या सीट साबित करनी होगी। बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। अच्छा, अगला प्रश्न है कि प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट क्या है? 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 30 ईयर्स या 35 ईयर्स? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है, 25 ईयर्स। 25 साल? हाँ। स्पष्टीकरण में है कि मिनिमम एज रिक्वायरमेंट वही है जो लोकसभा का मेंबर बनने की होती है, यानी 25 ईयर्स। ठीक है। अब अगले प्रश्न में ऑफिस ऑफ द डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शंस है वाज क्रिएटेड अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ, क्रिएटेड बाय 44th अमेंडमेंट या क्रिएटेड बाय 85th अमेंडमेंट? सही उत्तर ऑप्शन बी है, इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। हाँ। स्पष्टीकरण साफ करता है कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं मेंशन नहीं है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब जब ये संविधान में है ही नहीं तो राजनीतिक दल इसे बनाते ही क्यों है? ये पोस्ट दरअसल पॉलिटिकल नेसेसिटी की वजह से क्रिएट किया गया है। जैसे गठबंधन की राजनीति को संतुष्ट करने के लिए। एग्जैक्टली। ये प्योरली एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है जो बस ईगो और पावर बैलेंस करने के काम आती है। समझ गई। चलिए अगला प्रश्न प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पर है। पूछा है कि वो कहां से सदस्य थे। सही उत्तर ऑप्शन डी है, मेंबर ऑफ राज्यसभा फ्रॉम असम। हाँ, और स्पष्टीकरण में बहुत विस्तृत फैक्ट्स दिए गए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 से 2014 तक एज अ प्राइम मिनिस्टर सर्व किया। राइट। वो पहली बार 1991 में असम से राज्यसभा मेंबर इलेक्ट हुए थे। बाद में वो असम से ही 1996, 2001, 2007 और 2013 में राज्यसभा मेंबर बने। बाप रे, कैसे एक पीएम लगभग पूरे करियर में एक ही राज्य यानी असम से राज्यसभा के जरिए आते रहे? हाँ, काफी अनोखा रिकॉर्ड है। और फिर 2019 में जाकर राज्य बदला। बिल्कुल। 2019 में वो राज्यसभा मेंबर के रूप में राजस्थान से इलेक्ट हुए। वाओ। अच्छा, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द लोकसभा, इलेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट या नॉमिनेटेड बाय द पार्टी इन मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट।
और स्पष्टीकरण में वही आर्टिकल होगा? हाँ, स्पष्टीकरण आर्टिकल 75 क्लॉज 1 को उद्धृत करता है कि पीएम और अन्य मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और आर्टिकल 75 क्लॉज 2 के तहत प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के दौरान ऑफिस होल्ड करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न प्राइम मिनिस्टर के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट चुनने को कहता है। सही उत्तर ऑप्शन सी है। He has full discretion in the choice of persons who are to serve as ministers in his cabinet. बिल्कुल। स्पष्टीकरण कहता है कि पीएम इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। उन्हें अपने कैबिनेट में मिनिस्टर चूज करने का फुल डिस्क्रेशन है। ये आर्टिकल 75 क्लॉज 1 में है। मतलब उनकी पूरी मर्जी चलेगी। हाँ, वो किसी ऐसे व्यक्ति को भी चुन सकते हैं जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है। पर उसे 6 मंथ्स में मेंबर बनना पड़ेगा, राइट? एकदम सही। आर्टिकल 75 क्लॉज 5 के तहत अदरवाइज ही विल सीज टू बी अ मिनिस्टर। और मजे की बात देखिए, अगले 2 प्रश्न बिल्कुल इसी 6 मंथ रूल पर आधारित है। अरे वाह। एक में पूछा है कि सेंट्रल मिनिस्टर जो किसी हाउस का मेंबर नहीं है कितने दिन ऑफिस में रह सकता है। सही उत्तर ऑप्शन बी है 6 मंथ्स। और इसका स्पष्टीकरण क्या कहता है? इसने बस लिखा है सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन। देखा, मतलब ये कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट होता है। हाँ, और उसके अगले प्रश्न में पूछा है कि एक मिनिस्टर जो पार्लियामेंट के किसी हाउस का मेंबर नहीं है मिनिस्टर बनने से सीज हो जाएगा। कब? सही उत्तर ऑप्शन ए है 6 मंथ्स। और इसकी एक्सप्लेनेशन भी वही होगी? हाँ, इसमें भी लिखा है सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन। ये सवाल यूपीपीसीएस वालों का फेवरेट लगता है। एकदम। अच्छा, अगला प्रश्न पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग नॉट ट्रू स्टेटमेंट ढूंढने को कहता है। सही उत्तर ऑप्शन सी है, जो कहता है कि कैबिनेट की मेंबरशिप लोअर हाउस तक रिस्ट्रिक्टेड है। जो कि पूरी तरह फॉल्स है। हाँ, क्योंकि स्पष्टीकरण में लिखा है कि जो पर्सन ईदर हाउस का मेंबर नहीं है वो भी कैबिनेट मेंबर बन सकता है 6 महीने के लिए। हाँ, 6 महीने के लिए, अनलेस ही सिक्योर्स अ सीट इन लोकसभा और राज्यसभा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 75 क्लॉज 5। बिल्कुल। अब अगले प्रश्न पर आते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पर स्टेटमेंट्स देता है। स्टेटमेंट्स है 1 टू द हाउस ऑफ द पीपल, 2 अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, 3 एज पर आर्टिकल 75 क्लॉज 3, 4 एज पर आर्टिकल 74 क्लॉज 3। सही ऑप्शंस ऑप्शन बी है 1, 2 and 3 ओनली। और स्पष्टीकरण क्या है इसका? स्पष्टीकरण बताता है कि आर्टिकल 75 क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा टू कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। लेकिन वो चौथा स्टेटमेंट, सबसे मजेदार तथ्य यही है, आर्टिकल 74 क्लॉज 3 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हे भगवान, परीक्षा में छात्रों को फंसाने के लिए ऐसे आर्टिकल्स डाल दिए जाते हैं जिनका वजूद ही नहीं है। वही तो, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाएंगे। सच में। अच्छा, अगले 4 प्रश्न लगातार एक ही कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा कर पूछते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसको रिस्पॉन्सिबल है। व्हाट इज फैसिनेटिंग हियर इज कि सवाल की भाषा कैसे बदलती है। हाँ, पहले प्रश्न में ऑप्शंस में लोकसभा है ही नहीं। ऑप्शंस हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और पार्लियामेंट। तो स्पष्टीकरण के अनुसार नियरेस्ट आंसर ऑप्शन डी पार्लियामेंट माना गया है, क्योंकि लोकसभा पार्लियामेंट का ही हिस्सा है। बिल्कुल। अगले प्रश्न में भी ऑप्शंस में लोकसभा नहीं है, तो इसका आंसर स्टार दिया गया है और स्पष्टीकरण में सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ अबव क्वेश्चन लिखा है। मतलब वो सवाल शायद ड्रॉप हो गया होगा। हाँ, फिर उसके अगले प्रश्न में लोकसभा सीधे ऑप्शन डी में है, तो वही सही उत्तर है। राइट। और फिर अगले प्रश्न में पूछा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू whom? सही उत्तर ऑप्शन सी है, द लोकसभा। देखिए, बार बार सवाल की भाषा बदलने से नियम नहीं बदलता। स्पष्टीकरण फिर से आर्टिकल 75 क्लॉज 3 का हवाला देता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल, यानी लोकसभा। मतलब प्रधानमंत्री भी लोकसभा को ही जवाब दे हैं। एकदम। ये एक डूबते जहाज की तरह है। पूरी काउंसिल एक साथ तैरती है या एक साथ डूबती है, कोई अलग से नहीं बच सकता। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। चलिए, अब हम अपने अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं। अच्छा, क्या है प्रश्न? इलेक्शन या आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मे हैव हैड चार्ज टिल द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू गवर्नमेंट। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए है। प्रेसिडेंट्स रूल विल बी इम्पोज्ड। हाँ, क्योंकि ये इनकरेक्ट है। स्पष्टीकरण कंफर्म करता है कि प्रेसिडेंट रूल विल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन द रेजिग्नेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब सरकार गिरने पर तुरंत राष्ट्रपति शासन नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। बाकी सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं।
जैसे कि केयरटेकर गवर्नमेंट बनाना या इलेक्शन करवाना। तो इसी के साथ हमारे इस स्रोत का ये गहन विश्लेषण समाप्त होता है। हमने यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के नज़रिए से आर्टिकल 75 और 77 की अहमियत को पूरी तरह से डीकोड कर लिया है। हाँ, और ये आर्टिकल्स बहुत ही क्रिटिकल हैं। बिल्कुल। जाने से पहले मैं एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि डेप्यूटी पीएम जैसी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है और सब कुछ लोकसभा के प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। राइट। तो जरा सोचिए, जब कोई गठबंधन की सरकार गिरती है तो पर्दे के पीछे राजनीतिक और संवैधानिक नियमों के बीच कैसा टकराव होता होगा। ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारी संसद